पीछे बोर्ड पर आप जो वर्ड्स देख रहे हैं, ये 50 वर्ड्स आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं। और इन 50 वर्ड्स को हम या तो कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं, या फिर कंपाउंड एक्सप्रेशंस के नाम से जानते हैं, या फिर हम इन्हें कनेक्टिंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। कंजंक्शंस कहें या कनेक्टिंग वर्ड्स कहें या फिर कंपाउंड एक्सप्रेशंस कहें, ये सारे ही वर्ड्स इंग्लिश कम्युनिकेशन में हमें बहुत हेल्प करते हैं। वो हेल्प इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब अपनी बात को और लंबा कहना चाहते हैं, या यूं कहें कि हम जब अपनी बात को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो हमें इन कनेक्टिंग वर्ड्स की या कंपाउंड एक्सप्रेशंस की या फिर कंजंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने टॉपिक लिया है अ हैंडी लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। मैंने बहुत जो यूजफुल कंजंक्शंस हैं उनको मैंने अपनी आज की इस वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया है। इन कंजंक्शंस का आप बहुत यूज़ करते होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन्हें बहुत पूछा जाता है। तो इन 50 कंजंक्शंस को मैं आज सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है इन वर्ड्स की एक जानकारी हो जाए, और जानकारी होने के बाद हम क्या करेंगे कि इन वर्ड्स को अलग अलग टॉपिक वाइज समझेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देने वाले हैं, क्योंकि अगर हम इन 50 वर्ड्स को यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद ये 60 मिनट्स प्लस में चली जाए। तो मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन आज मैं आपको इन 50 वर्ड्स की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो हो सकता है हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, 20-22 मिनट का वीडियो बन सकता है ये। तो आइए देखते हैं, हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। एज, फॉर, सिंस, बिकॉज, ये 4 वर्ड्स जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, इन चारों वर्ड्स को कंजंक्शंस ऑफ कॉज और रीजन कहा जाता है। कंजंक्शंस ऑफ कॉज और रीजन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इनका यूज आप एज ए कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में इन्हें उस सेंटेंस के माध्यम से उसका कॉज या रीजन बताने के लिए करते हैं। अब सबसे खास बात समझने वाली ये है इसमें कि कहाँ पर हमें एज का यूज़ करना है, कहाँ पे फॉर का यूज़ करना है, कहाँ पे सिंस का और कहाँ पे बिकॉज का। तो आपको मैं ये बता दूं कि इस 4 वर्ड्स में, इन 4 वर्ड्स में 2 वर्ड्स स्ट्रॉन्ग रीजन को एक्सप्रेस करते हैं, जबकि 2 वर्ड्स इसमें वीक रीजन्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रीजन्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं सिंस और बिकॉज, जबकि वीक रीजन्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स हैं एज और फॉर। अगला देखिएगा, दो, ऑल्दो और येट। तो ये जो दो, ऑल्दो और येट हैं, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस में जब हमें कंट्रास्ट डालना होता है, कंजंक्शंस ऑफ कंट्रास्ट ये कहे जाते हैं। तो जब हमें कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाना होता है तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं। देखिए, दो और ऑल्दो, इनके साथ या तो येट आता है, और कई बार हम येट का यूज ना करके कॉमा भी लगाते हैं। तो आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें येट का यूज ऑलमोस्ट नहीं हो रहा है। हम सिर्फ दो से या ऑल दो से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते हैं और कॉमा लगा के प्रिंसिपल क्लॉज को लिख देते हैं। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो वहां पे आप दो की जगह ऑल दो भी लगा सकते थे, और उसके साथ में येट लगा भी सकते हैं या येट को छोड़ भी सकते हैं। अगला देखिएगा, टिल, अनटिल, अनलेस। ये भी बहुत कॉमन फ्रेजेस हैं, कॉमन वर्ड्स हैं ये भी। टिल, अनटिल, अनलेस। टिल और अनटिल, ये दोनों वर्ड्स को पहले देख लेते हैं। ये दोनों टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, ये टाइम का बोध कराते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अनलेस जो है वो कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। टिल एक पॉजिटिव वर्ड है और अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है। जब हम टिल का यूज करते हैं तो उसमें नेगेटिव वर्ड को अवॉइड करते हैं, उसको हम पॉजिटिव क्लॉज के लिए यूज करते हैं। जबकि अनटिल में नॉट लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें नॉट का मीनिंग पहले से ही दिया हुआ है। जैसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि वेट हियर टिल आई रिटर्न, मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करना। अनटिल में आप यूज कर सकते हैं कि डू नॉट गो आउटसाइड अनटिल आई से यू टू गो, यानी बाहर तब तक मत जाना जब तक मैं तुमसे जाने के लिए ना कहूं। फिर आता है बिफोर और आफ्टर।
ये भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं ये, इससे भी हमें टाइम का ही पता चलता है। अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस जरूर पढ़ा होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा कि बिफोर और आफ्टर का यूज होता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस तरीके से हमने बिफोर का यूज किया कि जब पास्ट में दो घटनाएं होती हैं तो दो में से दोनों घटनाओं में से एक घटना पहले हो जाती है, दूसरी इंसिडेंट बाद में होती है, लेकिन होती दोनों ही पास्ट में है, तो वहां पर हम बिफोर का यूज करते हैं। फिर देखिए दैट और इफ। दैट और इफ का यूज भी आपने किया होगा, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे तो वहां पर हम कंजंक्शन की तरह दैट और इफ का यूज करते हैं। दैट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में लगने वाला ऐसा कंजंक्शन है जो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस होने की दशा में यूज किया जाता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है तब तो दैट लगा देते हैं, अदरवाइज अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब हम वहां पर इफ का यूज करते हैं। आपने इसको बनाया भी होगा। आगे देखते हैं 15 से आगे के। अब देखिए व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड व्हाइल। इसमें व्हाइल को तो अलग रखेंगे, बाकी 15 to 18 वर्ड्स देख लीजिए, ये सारे ही WH वर्ड हैं, और WH वर्ड को हम इंट्रोगेटिव कंजंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। इनका यूज आपने दो क्लॉजेस के बीच में जरूर किया होगा, क्योंकि इन वर्ड्स को हम कंजंक्शन की तरह भी यूज करते हैं। हालांकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं, इनको आप कोई क्वेश्चन पूछने के लिए भी आपने यूज किया होगा। जैसे आप पूछ सकते हैं व्हेन इज योर बर्थडे, तो इसमें ये इंट्रोगेटिव कंजंक्शन नहीं है, इसमें तो ये क्वेश्चन वर्ड है जो किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जब हम इसको बीच में यूज करेंगे दो क्लॉजेस के, तब ये इंट्रोगेटिव कंजंक्शन का काम करता है। जैसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं इसको, आई स्लैप्ड हिम व्हेन ही शाउटेड एट मी। मैंने उसे तब थप्पड़ मारा जब वो मुझ पर चिल्लाया। तो आपने देखा यहां पर हमने व्हेन का यूज एज ए कंजंक्शन का किया है। ठीक इसी तरीके से वेयर, वाई, हाउ का यूज भी हम बीच में कर लेते हैं। फिर देखिए जैसे ये आया है वर्ड वाइल, वाइल और व्हेन, जैसे दो क्लॉजेस हैं, दो क्लॉजेस के बीच में कई बार वाइल लगता है और कई बार व्हेन का यूज भी होता है। तो इन दोनों में अक्सर हम लोग एरर कर देते हैं ये जानने के लिए कि क्या वर्ड यूज किया जाए। तो याद रखिए वाइल का यूज तब करते हैं जब हमारा क्लॉज 1 और क्लॉज 2 दोनों ही एक्टिव हों, मतलब दोनों ही जो क्लॉजेस हमारे हों वो साइड बाय साइड चल रहे हों। एक एग्जांपल देखिए, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, ये आपने पढ़ा होगा। ये मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, यहां पे व्हाइल इसलिए है क्योंकि दोनों ही क्लॉज जो हैं वो प्रेजेंट में चल रहे हैं। जबकि व्हेन का यूज तब करते हैं जब क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में एक काम खत्म हो गया हो और दूसरा काम उसके बाद शुरू हुआ हो। जैसे द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, बच्चे शांत हो गए जब टीचर ने क्लास में कदम रखा। अब आप देखिए कि बच्चे पहले शांत हुए, बाद में टीचर अंदर आया। तो इस तरीके से आप WH वर्ड को भी समझ गए होंगे। फिर आता है एज लॉन्ग एज मच एज सून एज वेल एज दो, एज इफ, इन एज मच एज। अब देखिए एज लॉन्ग एज की अगर बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग आप सबका देख ही रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, उतना जितना की, उतना जितना की। अब देखिए एज लॉन्ग एज और एज सून एज, इन दोनों को हम पहले समझ लेते हैं। एज लॉन्ग एज का जो मीनिंग है वो वाइल के सेंस में होता है, हिंदी में कहते हैं उतना जितना की, वाइल के सेंस में होता है। जैसे आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, यू नीड नॉट वरी एज लॉन्ग एज गॉड इज विद यू, जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। एज सून एज का यूज जो होता है जैसे ही या ज्यों ही त्यों ही, इस सेंस में होता है, यानी कि जैसे ही मैं पहुंचा वो रोने लगी। एज सून एज आई रीच्ड देयर, फिर कॉमा का यूज होता है और सेकंड क्लॉज में हो जाएगा वह रोने लगी, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो इस सेंस में एज सून एज यूज होता है। एज लॉन्ग एज का भी आपने यूज देख लिया। एज मच एज, उतना जितना की, क्वांटिटी के सेंस में यूज होता है। जैसे हम आपसे बोलें कि आपको जितना चाहिए उतना आप ले लीजिए, यू कैन टेक एज मच एज यू नीड, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फिर देखिए एज वेल एज है, एज वेल एज का यूज होता है, हिंदी में मीनिंग इसका लिखा हुआ है और भी और तथा, लेकिन इस मीनिंग से शायद आप इतना समझ में ना आ पाए, जब हम सेंटेंस का यूज करेंगे तब इसका ज्यादा आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है।
ही एज वेल एज हिज सिस्टर इज इल। तो यहां पर जो इज वर्ब आई है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है। एज दो, एज इफ, मानो कि, जैसे कि। ही टॉक्स एज इफ या ही टॉक्स एज दो, ये दोनों ही का मीनिंग सेम होता है, मानो कि, जैसे कि। ही टॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस, एक वीडियो लेक्चर में हमने ही पढ़ा था। इन एज मच एज, यद्यपि, यानी दो या ऑल दो के सेंस में आता है। आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि आई हैड बीन इल फॉर मैनी डेज, इन एज मच एज आई कंटिन्यूड माई जॉब, मैं अपनी नौकरी करता रहा बावजूद इसके, यद्यपि मैं कई दिन तक बीमार रहा। सो दैट, अब देखिएगा, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, इन ऑर्डर दैट, इन द इवेंट दैट, ऑन कंडीशन दैट और सो दैट, इनका भी यूज हम देख लेते हैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि, जब हम किसी पर्पस को बताते हैं तब हम सो दैट का यूज करते हैं, ताकि। जैसे कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो ये एक पर्पस है, यहां पर सो दैट का यूज हो गया। एक सो दैट जो है वो अलग अलग भी यूज होता है एक ही सेंटेंस में। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड प्रॉपरली, वो इतना कमजोर है कि सीधे से खड़ा भी नहीं हो सकता। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट क्वालिफाई पीसीएस एग्जाम, वो इतना कमजोर है कि पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो यहां पर सो और दैट का यूज अलग अलग हुआ है एक ही सेंटेंस में। अगला देखिएगा, प्रोवाइडेड वर्ड आता है, इसके साथ में कई बार दैट भी लगा होता है, आप विदाउट दैट के भी बना सकते हैं। मीनिंग होता है इसका बशर्ते कि मैं तुम्हारा कहना मानूंगा बशर्ते कि तुम मेरा कहना मानो। तो इसको ऐसे बनाएंगे, आई शैल ओबे यू प्रोवाइडेड यू ओबे मी, या इसको ऐसे कह सकते हैं, आई शैल ओबे यू प्रोवाइडेड दैट यू ओबे मी। कई बार प्रोवाइडेड की जगह पे प्रोवाइडिंग वर्ड यूज हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे आई शैल ओबे यू प्रोवाइडिंग यू ओबे मी, या फिर प्रोवाइडिंग के साथ भी दैट लगा सकते हैं, तो हम इसको बोलेंगे आई शैल ओबे यू प्रोवाइडिंग दैट यू ओबे मी। इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है ताकि, यानी ये भी सो दैट के ही सेंस में यूज होता है। इन ऑर्डर दैट, आई वेंट टू मुंबई इन ऑर्डर दैट आई कुड फुलफिल माई ड्रीम, मैं मुंबई गया ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। तो इस तरीके से आप इन ऑर्डर दैट का यूज भी कर सकते हैं। इन द इवेंट दैट का मतलब होता है की अवस्था में, की हालत में। वन कैन विन द वर्ल्ड इन द इवेंट दैट ही नीड इट मिजरेबली, कोई भी इंसान दुनिया जीत सकता है इस हालत में कि उसको इसकी बहुत लगी हुई हो। ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते की, ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते की, तो ये ऑन कंडीशन दैट भी प्रोवाइडेड दैट का ही सिनोनिम है। सो दैट हो ही चुका है। सबसे पहले है सपोजिंग, जिस तरीके से हम इफ वर्ड का यूज करते हैं वैसे ही सपोजिंग का यूज हम इफ की जगह पर कर सकते हैं। दोनों को एक साथ यूज करना गलत होता है, या तो आप इफ यूज करिए या फिर आप सपोजिंग यूज करिए। सपोजिंग यू ओबे मी आई वुड गिव यू अ रिवॉर्ड। देन का यूज देखिए कैसे करते हैं, एज ए कंजंक्शन कि ही इज टॉलर देन आई। कई बार आपने देन के बाद में मी भी लगा देखा होगा, जो कि ये गलत है। यहां पर देन के बाद हमेशा हम सेकंड क्लॉज का सब्जेक्टिव प्रोनाउन उठाते हैं, तो यहां पर आई आ जाता है। फिर आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, बोथ एंड, दो, येट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे ही पेयर में हैं। तो जितने भी कंजंक्शंस पेयर में आते हैं उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस या फिर कोरिलेटिव्स के नाम से जानते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि इन कंजंक्शंस को यूज करते वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा बाद वाले कंजंक्शन, जैसे जो और के साथ में सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगी, या फिर इसमें नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो बाद वाले कंजंक्शन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब रखी जाती है। अगर सब्जेक्ट बाद वाले कंजंक्शन का सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, अगर बाद वाले कंजंक्शन का वर्ड प्लरल है तो वर्ब भी हमारी प्लरल हो जाएगी। एक आध एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आइदर और का ही देख लीजिए कि या तो तुम या तुम्हारा भाई चोर है। आइदर यू और योर ब्रदर इज अ थीफ। ना तो तुम ना तुम्हारा भाई पुलिस वाला है। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर इज अ policeman। वेदर और, आई डोंट केयर वेदर यू डू इट और नॉट, मुझे परवाह नहीं तुम ये काम करो या ना करो। इस तरीके से वेदर और का यूज कर लिया। बोथ एंड, बोथ ही
एंड हिज फादर इज अ चीट। दोनों ही, वो और उसके पिता धोखेबाज हैं। दो येट का यूज भी मैंने अभी पीछे बताया था, दो और दो के साथ में येट का यूज होता है। दो ही इज माई फ्रेंड येट ही इज नॉट माई वेलविशर। यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन मेरा शुभचिंतक नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली योर फैमिली बट ऑल्सो योर फ्रेंड्स ट्रस्ट ऑन मी। और दो लोगों में जब हमें चॉइस लेनी होती है, यू और योर ब्रदर, योर फ्रेंड और योर फैमिली, वहां पे यूज करते हैं। नॉर का यूज भी एज ए सिंगल कंजंक्शन यूज किया जाता है। यू डोंट केयर मी नॉर डू आई। तुम भी मेरी परवाह नहीं करते और मैं भी तुम्हारी नहीं करता। यू डोंट केयर मी नॉर डू आई। नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। नाइदर वेंट बैक टू कॉलेज, दोनों में से कोई कॉलेज नहीं गया। एल्स, यू डू इट एल्स आई शैल रिपोर्ट इट। या तो ये काम करो वरना मैं इसकी रिपोर्ट कर दूंगा। बट का यूज देखिएगा, बट का यूज जब दो सेंटेंसेस में कंट्रास्ट होता है तब यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि ही इज नॉट माई फ्रेंड बट ही इज माई वेल विशर। वो मेरा दोस्त तो नहीं है लेकिन मेरा शुभचिंतक जरूर है, तो वहां पे बट का यूज करेंगे। स्टिल का यूज फिर भी के सेंस में आता है। देखिए फिर भी के सेंस में, ही इज स्टिल माई फ्रेंड, वो ही इज स्टिल माई फ्रेंड, वो अभी भी मेरा दोस्त है। स्टिल मतलब कंट्रास्ट वर्ड है यहाँ पे थोड़ा सा। ओनली केवल, हालांकि ये वर्ब एडवर्ब में भी यूज होता है और कंजक्शन में भी यूज होता है ये। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना होगी। इसके साथ में हमेशा शुड का यूज होता है। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। इवन इफ का मतलब होता है चाहे ऐसा ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो। आई शैल डू दिस वर्क माई सेल्फ इवन इफ इट गेट्स डार्क। चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो जाए मैं ये काम खुद ही करूंगा। इवन दो, ये भी इसी का ही सिनोनिम है। इवन दो, ये इवन इफ में से किसी का भी एक का यूज करते हैं हम। तो दोस्तों आज हमने ये जो 50 कंजंक्शंस पढ़े हैं, ये कंजंक्शन का मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है। अब चूंकि इनको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना पॉसिबल नहीं था, टाइम हमारे पास कम था और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता, तो लिहाजा मैंने इस वीडियो को यहाँ पर शॉर्ट करते हुए आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। और आगे इस वीडियो लेक्चर को मैं जब बढ़ाऊंगा तो मैं इन्हीं कंजंक्शंस को डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ में, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके रूल्स के साथ में। उन वीडियोज़ को मिस बिल्कुल ना करिएगा। हमारे वीडियो को अगर तक आपने लाइक कमेंट और शेयर ना किया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में एक जो आया बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। थैंक यू सो मच। आज इतना ही, अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।